हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MPS 003 के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के एग्जाम 24 अगस्त से हैं और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है क्षेत्रवाद। ये क्वेश्चन बहुत बार आप सभी के एग्जाम में रिपीटेड है। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया भी है कि क्षेत्रवाद अगर आप लोग नहीं समझे तो आपके पेपर में निर्जातीय जातीय का अगर क्वेश्चन आता है, एथिक्स का क्वेश्चन आता है, तो भी आप इसको नहीं कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। तो क्वेश्चन कई तरीके से पेपर में पूछता है। सबसे पहले आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि भाई क्षेत्रवाद क्या है। जब आप क्षेत्रवाद को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप निर्जातीय भी समझ जाएंगे और इस क्वेश्चन को भी आप इजीली अटेंड कर सकेंगे। तो होपफुली आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और आप सभी की ऑन डिमांड पर जो वीडियो थी जिसमें ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी की डिमांड हो रही थी कि सर करा दीजिए, वो वीडियो आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप अपने प्लेलिस्ट को वहां से चेकआउट करके वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप आई बटन पे क्लिक करके भी प्लेलिस्ट को और उस वीडियो को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रवाद क्या है और ये कैसे एक जटिल परिघटना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्षेत्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन सिंपली आप सभी के पेपर में बनता है और ये निर्जातियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों टॉपिक के लिए आप सभी को इसको जरूर अच्छे तरीके से देखना है। सबसे पहली बात तो क्षेत्रवाद होता क्या है। तो क्षेत्रवाद, जैसे कि इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है कि जब किसी निश्चित भूखंड या फिर निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या करते हैं, अपनी किसी निश्चित मांग को सरकार के सामने रखते हैं, तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। फिर से सुनिए मेरी बात को कि जब किसी निश्चित भूखंड पर रहने वाले लोग अपनी किसी खास मांग को सरकार के सामने रखते हैं तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। जो ये क्षेत्रवाद है यानी जो इनकी मांग है, वो मांग में भी पॉसिबल है, वो सामाजिक भी हो सकती है और एक वो राजनीतिक भी हो सकती है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने क्षेत्रवाद को अपने अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करी है और जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं हम उन सभी इंपॉर्टेंट बातों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात तो क्षेत्रवाद क्या है, किसी भी एक निश्चित क्षेत्र पर रहने वाले लोगों के आंतरिक अभिव्यक्ति है जो कि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सरकार से की जाती है। फिर से ध्यान रखना है मेरी बात को कि क्षेत्रवाद क्या है कि ये एक आंतरिक अभिव्यक्ति है जो कि समाज में रह रहे बहुसंख्यक द्वारा अपने आवश्यकता की चीजों की डिमांड जब सरकार से वो करती है तो उस ही मांग को हम क्षेत्रवाद कह देते हैं। ये जो मांग है वो सामाजिक भी हो सकती है और ये राजनीतिक भी हो सकती है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और भी, क्योंकि ये सामाजिक भी हो सकती है। कई बारी हम देखते हैं कि क्षेत्रवाद के पीछे सांस्कृतिक और यानी सामाजिक के साथ ही सांस्कृतिक आ जाता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर ही होगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, कई बारी सांस्कृतिक कारण भी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हम इन चार बातों के आधार पर कई बार अपने क्षेत्रवाद को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात तो भौगोलिक कारण। हम कई बारी अपने निश्चित भौगोलिक आकृति के कारण निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोग जो है अपने निश्चित डिमांड को कि भाई उनका जो भी वहां पर संसाधन है उनका लगातार सरकार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा दोहन हो रहा है, जिससे उनकी जीविका पे संकट आ जाता है। इस वजह से वो अपनी मांग करते हैं। कई बार अपने धर्म के कारण। तो धर्म का एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है, तो धर्म का एग्जाम्पल हमें पंजाब में मिलता है। तो पंजाब में धर्म की वजह से वो कहते थे कि हमें एक अलग देश बना, तो जिस तरीके से भारत से अलग पाकिस्तान बना वो ठीक उसी तरीके से सिखों के लिए एक अलग देश मुल्क बनाया जाए जिसका नाम हम खालिस्तान रखेंगे। तो ये मुख्य रूप से आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर खास हो सकता है कि भाई वहां की खास भाषा हो, जैसे कि तमिलनाडु के अंदर द्रविड़ भाषा आंदोलन हुआ था, या उनकी खास कोई रीति रिवाज हो, या फिर उनका विकास नहीं हो सकता, विकास नहीं हो पा रहा है जिस वजह से वो देश से अलग होने की मांग कर रहे हैं। कई बारी कोई और राजनीतिक कारण भी होते हैं, क्योंकि राजनीतिक कारण का मतलब वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका खुद का शासन हो। इसीलिए भारत के अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें तो उनकी पहचान की गई है और इसे चार वर्गों में विभाजित किया गया। एक सांस्कृतिक कारण, एक धार्मिक कारण, और एक ध्यान रखना एक भाषाई आधार पर, और एक जो है आपके जातिगत आधार पर। इन आधार पर हमने इसको क्या किया है, चार वर्गों में विभाजित किया गया है। और निष्कर्ष हमारे सामने ये निकलता है, क्षेत्रवाद जो है
कि वो एक अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है। क्षेत्रवाद क्या है कि एक राजनीतिक अभिव्यक्ति होती है जो सरकार के द्वारा जनसाधारण लोगों की जो मांगे हैं वो रखी जाती है। अब ये अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मांगे होती हैं, तो ये अलग-अलग प्रकार की हो सकती है। कई बारी ये मांगे हम ऐसा भी देखते हैं कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो निश्चित अपनी कोई हुआ करती है, उनकी सीमा निर्धारण की बात करते हैं। कई बारी ये देश से अलग होने की बात करते हैं। तो कई बारी हम देखते हैं कि इस वजह से केंद्र और राज्य के बीच के जो आपसी संबंध है वो संबंध खराब हो जाते हैं। और ऐसे मामलों को जो है सुप्रीम कोर्ट, कौन, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम बोलते हैं, वो ऐसे मामलों की सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय इन सब मांगों को क्या करता है, इन सभी मांगों की सुनवाई करता है। ये आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में कई बारी हम इसके अंदर देखते हैं कि वहां पर ये राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेती है। कई बारी जो है उस क्षेत्र में निश्चित चुनाव जो है या अपने शासन प्रशासन को लेकर ही या अपने शासन प्रशासन की मांग की वजह से ही ये अपने डिमांड्स को रखते हैं। और ध्यान रखना है आपको ये बात भी कि जो भी ये क्षेत्रवाद है ये एक कुल मिला के कुछ नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से इसे परिभाषित किया है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है कि क्षेत्रवाद के पीछे कोई सांस्कृतिक कारण हो सकता है, कोई ऐतिहासिक, कोई भाषाई, कोई सामाजिक, कोई धार्मिक, और कई बार विकास ना होना भी, ये भी एक कारण आज के समय में देखा जाता है कि भाई अभिव्यक्ति की जो मांग है कई बार उसके आधार पे भी हम होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ क्षेत्रों की जहाँ पर अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं, जैसे मेघालय में बात करें, तमिलनाडु में बात करें, झारखंड में बात करें, या फिर आपका गोरखालैंड यहाँ की बात करें, तो यहाँ पर निर्जातीय जो खास एक जाति है वो अपने आंदोलन कर रहे हैं। और वो मुख्य रूप से जो ये जो आंदोलन है निर्जातियों के, ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में क्यों है, कश्मीर में है। क्यों है? क्योंकि वहां पर कुछ खास तबके के जो लोग रहते हैं उनके लिए जो है सरकार द्वारा कई बारी राष्ट्रीय परियोजनाओं में जैसा वो चाहते हैं उनके हिसाब से कार्य नहीं होता, और कई बारी उनके संसाधनों का पूरा देश दोहन करता है परंतु उन्हीं लोगों को अच्छे ढंग से लाभ नहीं मिल पाता। इस वजह से कई बारी ये दोयम दर्जे का व्यवहार इनके साथ होता है, तो ये कई बार देश से अलग होने की भी मांग करते हैं, जैसे खालिस्तान ने करी थी। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में कई बारी आज़ादी के नारे लगते हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है अलग अलग देश में। और इसके अलावा जब हम उत्तर भारत में जब हम हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की बात कर रहे थे तो उस समय द्रविड़ आंदोलन एक चला था, जो कि दक्षिण भारत में, साउथ में आंदोलन चला था। ये आंदोलन बेसिकली क्यों चला था, ताकि या तो इंग्लिश भाषा को भी राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि संस्कृत जो है या इंग्लिश है वो ज़्यादातर वो चलन में वहाँ पर होता है, हिंदी भाषा वो बहुत ही कम समझते हैं, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम कुल मिला के इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा कि भाई जो है क्षेत्रवाद जो है किसी निश्चित क्षेत्र में रह रहे लोगों की कुछ विचारों की अभिव्यक्ति है। जब जनसाधारण लोग इस विचार को एक साथ मांगते हैं तो ये कई बार आंदोलन, कई बार संघर्ष का रूप ले लेती है। इसके मांग होने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, कई भाषाई कारण हो सकते हैं, कई क्षेत्रीय कारण हो सकते हैं, कई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कई धार्मिक कारण हो सकते हैं। तो अलग अलग कारण इनके होते हैं। और अलग अलग आंदोलन हम देखते हैं कि स्वायत्ता की मांग, स्वायत्ता का मतलब भी आपको यहाँ पर एक बात समझ लेना है कि भाई कई बारी जब ये निर्जातीय आंदोलन करते हैं तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए जाते हैं, इन्हें स्वायत्ता दे दी जाती है, इन्हें विशेष अधिकार दे दिया जाता है, जिसे स्वायत्ता भी कहते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कई राज्यों के बीच में अलग अलग प्रकार से स्वायत्ता को लेकर विवाद चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कावेरी जल विवाद है, वो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में है। सतलुज यमुना के लिंक का विवाद है जो कि पंजाब हरियाणा के बीच में जल बंटवारे को लेकर है। इसके अलावा अगर हम बात करें नर्मदा नदी के जल बंटवारे को लेकर, ऐसे कई सारे आंदोलन है जहां पर अलग अलग क्षेत्रीय जो है अलग अलग क्षेत्र जो है अपनी अलग अलग मांग रखता है। कई बारी जो विपक्ष है वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए क्या करते हैं, इन आंदोलनों को सहारा देने लगते हैं, और जब उनको कोई नहीं जानता तो या उनकी कोई बात भी नहीं करता तो उस समय वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तो कई बार ये देश की एकता के लिए क्षेत्रवाद जो है वो खतरा भी है। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि जब सरकार बहुत लंबे समय तक किसी एक खास तबके की ओर ध्यान नहीं देती तो उनके पास आंदोलन करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं बचता। तो जो मैंने बात आप सभी को बताई, ये क्षेत्रवाद के इंट्रो के अंदर आप सभी को ध्यान रखना है। और इसी तरीके से कई बारी निर्जातीय आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बातों को लेकर आंदोलन
होते हैं। हो सकता है कि कहीं पर इनकी डिमांड जो है, मांग है, वो सेम हो। कई बार इनकी मांग जो होती है, कई बार हम अलग अलग स्थान पर अलग अलग देखते हैं। तो कई बारी हम देखते हैं कि ये सांस्कृतिक आधार पे होती है, कई बारी सामाजिक आधार पे होती है, कई बारी ये जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये नौकरियों की या स्थानीय आरक्षण की बात करता है। तो अलग अलग जो आंदोलन है ये होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज का और आपको डिफरेंस यहाँ पर ध्यान रखना है कि कई बारी स्वदेशी आंदोलन जो है, निर्जाति क्या करते हैं, अपने स्थानीय क्षेत्रों की चीजों को संरक्षण करने के लिए आंदोलन करते हैं। तो कई बारी वो अपने स्वदेशी आंदोलन को भी बढ़ावा देने के लिए, यानी अपने क्षेत्र में कोई बाहरी कंपनी, बाहरी चीज ज्यादा ना आए और वहां के संसाधनों का बाहरी यूज ना हो सके, बाहरी कंपनियां वहां पर आकर अपनी चीजों को बेच ना सके, वो अपनी जीविका को, अपनी संस्कृति को या अपनी जो भी उनकी पहचान है, उस पहचान को वो खो ना दें। इस चीज के लिए कई बार आंदोलन होते हैं और अलग अलग जगह पर हमने अलग अलग आंदोलन देखे हैं। ये हमारे क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भाग है। जैसे असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू, इसका एक भाग है। तेलंगाना के अंदर कृषक आंदोलन ने किए, उत्तराखंड में हमने चिपको जैसे कई आंदोलन देखे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर आंदोलन हुए, इसके अलावा झारखंड में आंदोलन हुए, मिजोरम में आंदोलन हुए, पंजाब में आंदोलन हुए, जम्मू एंड कश्मीर में आंदोलन हुए। तो कई बारी ये क्षेत्रवाद जो है अपनी अपनी अलग अलग मांगों के कारण उत्पन्न होता है और ये क्षेत्रवाद पूरे सामाजिक हित को ध्यान में रखकर कई बार किया जाता है। और कई बार इन आंदोलनों में ये लोग सफल भी होते हैं। लेकिन जो अलग अलग राज्य है, अब हमने एक चीज और भी कॉमन नोट करी है कि भाई अलग अलग राज्यों के अंदर जो ये क्षेत्रवाद है वो अलग अलग रूप से बढ़ता जा रहा है। जैसे एक को देखकर दूसरा भी आंदोलन करते जा रहे हैं। तो ये सरकार के लिए ये सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई जो है आंदोलन कब होने चाहिए या फिर आंदोलन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और सरकार को ऐसे आंदोलनों को ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए जिससे देश की एकता को खतरा ना पहुंचे। लेकिन सरकार को इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि ये उनके जो जो भी मांग है, जो भी आवश्यकताओं के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन जो है उनके ना हो और उनके लिए उनकी जो भी मांग है उन मांग को भी ध्यान में रखकर अपनी नीतियों का संचालन करें। सो होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ वेरियस लिंक दिए, आप वहां पर भी हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय